अस्सलाम नाज़रीन, मैंने और सलमान ने फ़ैसला किया कि हम बड़े लोग नहीं बन सकते, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अगर हम आपको ऑडियो सुना देते कि हमारे दोनों काबिल रिसर्चर क्या बातें और हरकतें कर रहे थे, उसके बाद ये क्लिप कैसे कर सके। लेकिन ज़्यादा सीरियस वैसे हमारे सियासतदान भी मुल्क को नहीं लेते। हमें बताया गया कि डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन की एज है और झूठ ऐसे फैलाया जा रहा है एक मखसूस जमात की तरफ से, जिसका नाम लेना गुनाह कबीरा बन चुका है, बेसिकली पीटीआई की तरफ से, कि जनाब आपको पता ही नहीं है सच क्या है। और फिर हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर, मेरा ख्याल है कि जी इंडिया की जंग के बाद तो सबसे बड़ा ओहदा वही होना चाहिए। वैसे हमने नए ओहदे बना लिए हैं अब ऑनर करने के लिए आर्मी को, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा हमारे मुल्क में हमारे दिफा का जो इंचार्ज है वो एक इंडियन फेक आर्टिकल शेयर करता है ट्विटर पे और बताता है कि जनाब देखें अलीमा खान साहिबा कितना झूठ फैला रही हैं। अच्छा, जिसने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है वो खातून खुद ट्वीट करके कहती है कि जनाब ये एआई जनरेटेड है, तो फिर ख्वाजा से साथ सोचते हैं शायद थोड़ा गलत हो गया। ये लेवल ऑफ स्टेट्समैनशिप जो देखने को मिल रही है, जो बार बार हमें बताया जाता था कि जी जंग के दौरान आप किसको चाहते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करें, बिलावल भुट्टो जैसे लोग या फिर को पीटीआई जैसे पागल लोग, हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी ना रिप्रेजेंट करे। हम चाहते हैं मुल्क में इलेक्शन हो, उन इलेक्शन प्रोसेस के तहत लोग सामने आएँ, वो ओहदे संभालें, फिर वोट आउट हों, वोट इन हो, और ये प्रोसेस चलता रहे और ओवर पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट भी होते रहेगी। लेकिन जो लोग हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, ना इनका आईक्यू है, ना इनको शौक़ है, ना इनको इतनी दिलचस्पी है कि ये तहकीक कर सके हो क्या रहा है। एक पूरा ड्रामा रचाया गया है कि जी सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन जो है वो नौरीन नियाज़ी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिया। मेरी ज़ाती राय में नहीं देनी चाहिए किसी पाकिस्तानी को भी, स्पेशली जिस तरह का इंडियन मीडिया सर्कस है। लेकिन हमारी पूरी हिस्ट्री है जहाँ हमारे सियासतदानों ने इंडियन मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए। एक इंडियन न्यूज़ एंकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाती है तो नवाज शरीफ साहब उनको ले ले के हज का दिखा रहे होते हैं, एज ए पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ होगी। रियलिटी ये है कि हम अपने पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरीज और अपोनेंट्स को गालियां देते हैं, वो वही गालियां होती हैं जो पहले वो हमें दे रहे होते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब चोर थे, नवाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को खा लिया है। उन्होंने हमें बताया कि एक औरत कभी हुक्मरान नहीं हो सकती, फिर उनकी अपनी बेटी सीएम बन गई तो फिर एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए। नवाज शरीफ साहब के दौर में जो जो लान थान बेनज़ीरगी हो सकती थी वो हुई। अच्छा, वैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब दूध के धुले भी नहीं थे, वो अयूब खान साहबा कैंपेन करते थे फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़, और जो लान थान उसमें फातिमा जिन्ना साहिबा की हुई थी, कौम की माँ की, असल माँ की, नॉट सो कॉल्ड के ये पंजाब के लोग मेरे हैं, असल कौम की माँ की, जिसके भाई ने पाकिस्तान बनाया, जिसकी सेक्रीफाइसेस हैं कौम के लिए, जिसने डिक्टेटर की आंखों में आंखें डाल के इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता फॉर्म 45 पे उस ज़माने के। ठीक, तो उसके बारे में जो लान थान होती थी, बड़े बड़े उसमें सियासतदान इन्वॉल्व थे। तो ये एक हिस्ट्री है। जो गालियाँ आज पीटीआई को पड़ी हैं, अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, आपको भी दे, ये सारी की सारी गालियाँ करंट गवर्नमेंट को पड़ेंगी जब वो एग्जाइल में जाएंगे डीलें बना के, क्योंकि ये होता रहे हमारे मुल्क में कि जनाब जो इक़्तिदार ख़त्म हो, डील बनाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ। और लेवल ऑफ सीरियसनेस हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का क्या है कि फैसल वाडा को एक सीरियस इंसान समझा जाता है। फैसल वाडा साहब जी ज़िंदगी में बहुत अच्छे होंगे, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन फैसल वाडा साहब का जो पब्लिक परसोना है वो फ़याज़ुल हसन चौहान वाला है। वो बेसिकली एक लाउड माउथ हैं जो बार बार अजीब लैंग्वेज में क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं पता नहीं। उनकी खुशी कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है इज़ अब्सर्ड। वो अब इस तरह हमलावर होते हैं उस जमात पे जिस जमात के कसीदे वो खुद नेशनल टीवी पे पढ़ते थे। यानी कि आप कभी किसी ऐसे बंदे के साथ कारोबार करना चाहेंगे जो पहले एक गुन गाता हो, फिर घंटे बाद दूसरा गुन गाता हो, और आपको उसी लेवल पे कस्में उठाया गया कि जो गुन मैं अब गा रहा हूँ वो सबसे ज़रूरी है। यानी एक बंदा ने पूरा करियर बनाया इमरान खान साहब की तारीफ़ें बताने के लिए कि वो अगले मसीह हैं, वही मुल्क को बचा सकते हैं, और उसने कहा आप मेरी बात पे यकीन करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ये शायद कुफर के ज़ुमरे में नाउज़ुबिल्लाह। और अब वो गुन गा रहा है कि जनाब इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन ही कोई नहीं था। रियलिटी ये है कि ये सियासतदान है, ये मुल्क दुश्मन नहीं होते, ये मफाद परस्त होते हैं। अगर इनका मफाद अलाइन करता है एक्सीडेंटली मुल्क के फ़ायदे से तो चलो माड़ा मोटा मुल्क का भी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये मफाद परस्त लोग हैं और ये एलीट कैप्चर के हिस्से में शामिल होते हैं। रियलिटी ये है कि हमारे मुल्क में कराची जैसे शहर में जो पूरे मुल्क को चलाता है, इसमें हमें कोई शर्म दो आड़ महसूस नहीं होती। और कराची वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे असली पाकिस्तानी रहते हैं। असली पाकिस्तानी कौन है? वो लोग जिन्होंने 1947 में इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आए थे। मेजॉरिटी मुहाजिर वहीं पे रहते हैं, जिन्होंने उस शहर की इकॉनमी बनाई।
किसी और ने नहीं बनाई। प्री 47 कराची एज अ पोर्ट सिटी इतना हाई फंक्शनिंग नहीं था, उन्होंने बनाया। वो एक एजुकेटेड क्लास लेके आए जो सिविल सर्विस में शामिल हुई, जिन्होंने बिजनेसेस खोली। वहाँ पे मुहाजिर फैमिलीज़ की बिजनेस कम्युनिटीज़ 47 से इस्टेब्लिश हुई पार्टीशन पे। ये तो आजकल लोग बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, कराची को शहर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या कराची जो है वो किसका है, कराची पाकिस्तान का है। जिस तरह हर एक टोटा पाकिस्तान का है, हर पाकिस्तानी को उस पर हक़ है। और मैं समझता हूँ कि मुहाजिरीन को सबसे ज़्यादा हक़ है, क्योंकि मैं तो गुजर खान का हूँ। प्री 47 पोस्ट 47 मेरे घर वाले कहीं शिफ्ट नहीं हुए थे। हाँ, गुजर खान से हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो हुए थे हम 1960s में। जो लोग 47 में हर चीज़ छोड़ के इस मुल्क में आए, इस मुल्क की इकॉनमी बनाई, पहली रियल मिडिल क्लास बनाई पाकिस्तान की, तो उनका थोड़ा हक ज़्यादा बनता है। तो उस शहर की क्या हालत है कि एक मैन होल है, उसमें एक बच्चा गिर के अल्लाह माफ़ करे फौत हो जाता है, तो उसका मेयर सवाल पूछने पे तप जाता है। फिर जब सोशल मीडिया बैकलैश आता है तो फिर वो घुटनों के बल बैठ के माफ़िया मांगता है। लेकिन उस स्टेटमेंट में भी वो कहता है कि जनाब, लेकिन ये लोकल अथॉरिटीज़ को भी देखना चाहिए था। एक बंदे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, एक छोटा बच्चा है। अगर आपकी औलाद है तो आप एक सेकंड तसव्वुर करें कि आपका बच्चा गटर में गिर के मर जाए और रियासत क्या बोले कि जनाब ये शायद हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। सऊदी अरेबिया से 5000 फकीर डिपोर्ट कर दिए गए। ये इंडस्ट्री है बेगरी की। जी हाँ, आपने सही सुना, भीख मांगने की इंडस्ट्री। ये बहुत फल फूल चुकी है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में और बहुत एक तकड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 20 लाख लोग इससे मुंसलिक हैं। अब ये इंडस्ट्री हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रही है। सऊदी अरेबिया से हमें बड़ी हजीमत हुई जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खुदा का वास्ता है कि अपने भिखारियों को हमारे मुल्क में मत भेजें। एक पाकिस्तानी भीख मांगते हुए जो पकड़ा गया और डिपोर्ट हुआ, आप बताएं भला किस मुल्क से हुआ होगा? नहीं, इथोपिया से। इथोपिया जहाँ भूख, नंग और अफलास है, हम ये नहीं जानते कि हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम कितने बड़े जुर्म को परवरिश कर रहे हैं। कतन मत सोचें कि ये जो 10 रुपए आप हर आने वाले फकीर को देते हैं ये आपके रिज़्क में बरकत और फरावानी का बायस होगी, कतन नहीं होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। सिर्फ 3000 रुपए की बात है। सी यू देयर इंशाल्लाह। उनकी जिम्मेदारी कबूल करने से आपका बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन उनका ये एटीट्यूड क्या दिखाता है आपको? ये वही एटीट्यूड है जब कराची शहर में एक खातून ने लैंड क्रूज़र के अंदर एक शरीफ व नफ्स इंसान और उसकी पीछे बेटी को रोन दिया। क्या हुआ उसका हमें नहीं पता। ये वही एटीट्यूड है कि एक 16 साल का बच्चा इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, 2 खवातीन को जो स्कूटी पे थी उनको कत्ल कर देता है अपनी गाड़ी मार के और फिर मौके से फरार हो जाता है। अब सुना है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। वो थे जज साहब के बेटे इस्लामाबाद वाले। कराची वाली खातून एक बड़े कारोबारी की गालबन बीवी थी। जो मेयर साहब हैं वो जिस तरह मेयर बने हैं, आप कभी कराची वालों से दास्तान पूछें कि कितने बंदे गायब हुए थे उस रात के वो मेयर बन सकें। तो ना ये मैनहोल कवर होंगे, हमारे बच्चे मरते रहेंगे, ना ही ये हालात बेहतर होंगे, ना ही मोबाइल स्नैचिंग रुकेंगी। बन ये ना जी CCD, क्राइम ख़त्म हो गया। इस वक्त DHA लाहौर, दी पॉशेस्ट एरिया ऑफ लाहौर शहर, जहाँ पे प्रॉपर्टियाँ 10 मरले के घर 6-6 करोड़ रुपए के हैं, 10 मरले के घर, वहाँ पे गाड़ियों के टायर घरों के बाहर से चोरी हो रहे हैं। एपिडेमिक है कि जनाब हर दूसरी तीसरी गली फेस 6 में गाड़ियों के टायर चोरी हो रहे हैं। और सर, आप क्राइम के ना रूट कॉज पे जाना चाहते हैं, आप ना करप्शन के रूट कॉज पे जाना चाहते हैं, आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूट कॉज पे जाना चाहते हैं, आप सिर्फ कहते हैं कि हमें मानो। भाई क्यों माने? मेयर कराची को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन लोगों पे क्रिमिनल केसेस होने चाहिए कि ये बंदे मारते हैं। जो लोकल म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है उस पर होने चाहिए मुकदमे। जिस दिन सजाएं मिलेंगी इन सियासतदानों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन जजेस को और इन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, उस दिन पाकिस्तान में इफेक्टिव चेंज होगा। यहाँ पे तो डर ही किसी को नहीं है। मलिक रियाज पूरे पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर जाके बैठ गया। वहाँ से वो टीवी चैनल भी चला रहा है, बड़े बड़े आपके मीडिया एंकर वहाँ जाके काम कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा दंदनाया जाता है कि हम पैसे ले लेंगे, बहरिया आप कर दें बहरिया बंद, मलिक रियाज को क्या फ़र्क पड़ता है?
तो बेसिकली मेरी और आपकी लाशों पे, हमारी जानों पे सियासत होनी होती है। और इंटरनेशनली हमें बताया जाता कि हमने पजीराई हासिल कर ली है, हम बहुत बड़े हो गए। 44 यूएस कांग्रेस मेंबर्स ने लिखा है यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो को कि पाकिस्तान में क्राइसिस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है। हम आपको पहले दिन से कहते थे अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से बुरी है, क्योंकि वो एक तरफ से आपको मोहब्बत दे देते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही स्टेट मशीनरी आप पे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो पूरी इंटरनेट पे बहस छिड़ी हुई है ना कि सीडीसी का चेयरमैन अपॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नवाज शरीफ ने कोई गेम खेल दिया, रीनिगोशिएशन हो रही है। और सर कौन सी सिविलियन गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 की पैदावार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कुछ कह सकती है? आप क्या बात कर रहे हैं? अजीब हमारे मुल्क में एक लैक ऑफ सीरियसनेस हर चीज़ का चल रहा है। और फिर हमें कहा जाता है कि जनाब इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या बेहतर हो सकता है। भाई कुछ बेहतर नहीं हो सकता। हम सीरियस ही नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में। हम ह्यूमन राइट्स के बारे में सीरियस नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के बारे में सीरियस नहीं है, हम माइनॉरिटीज़ के बारे में सीरियस नहीं हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिहॉल करने के बारे में सीरियस नहीं हैं। तो कौन सीरियस होगा हमारे लिए? कोई भी नहीं। उल्टा हम क्या कर रहे हैं? हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि किर्गिस्तान का प्रेसिडेंट आ रहा है, इसके साथ हम बहुत सारे मरासम कायम करेंगे। 21 गन की सलूट उन्हें किया जाता है आने पे। ये पहला प्रेसिडेंशियल विजिट है किर्गिस्तान से, आखिरी वो 2005 में आए थे। हमने करना क्या है? ये जितने किर्गिस्तान, ये इन मुल्कों से लोग आते हैं, ये ज़ाती मरासम के लिए आते हैं। हमारा आज तक जो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप है उसका बेनिफिशरी कौन रहा है? मैं बताता हूँ, शरीफ ख़ानदान। हमारे यूएई रॉयल फैमिली के साथ बेनिफिशरी कौन रहा है? जरदारी ख़ानदान। पाकिस्तान की अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? दुबई हमें वीज़े नहीं दे रहा, लेकिन खुदा ना खास्ता जरदारी साहब को एक्सेल में जाना होगा, वो दुबई चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया एक्सेल में जाते हैं, सऊदी अरेबिया हमारे लोगों को जेलों में डालता है, निकालता नहीं है। हमें उन्होंने भिखारी दुनिया भर में डिक्लेयर किया हुआ है। वैसे हमने भेजे हैं भिखारी, हम भी वैसे राज्य के स्टूपिड काम करते हैं। तो ये जितनी भी स्टेट्स की चीज़ें आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सौदे हो रही है, ये तो ज़ाती मफादात के लिए। इसमें अवाम में क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जनाब मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तरक्की का ये आलम ये है कि हम इस वक्त 21 साल का अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड तोड़ गए। इंटरेस्टिंगली इनफ हम एक्सपैट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ गए। जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल नंबर्स पे लोग जा रहे हैं, यानी कि टेक्निकली इतना लेबर फोर्स बाहर जा रहा है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो पीछे जॉब्स तो पूरी पड़ेंगी नहीं, क्योंकि उसी रफ्तार से इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, उसी रफ्तार से कंपनियां बंद हो रही हैं। लेकिन फिर भी आपको पेड कैंपेन्स मिलेंगे किस चीज़ के? कि जी पहले क्वार्टर 2025 में हमने तकरीबन डबल कर दिया फॉरेन रेमिटेंस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू हमारा आईटी सेक्टर। वही आईटी सेक्टर जो 2024 के फायरवॉल प्लानिंग के अंदर और मोस्ट 2025 के अंदर तबाह बर्बाद हो गया था। मतलब कि हम कुछ मानने को ही नहीं तैयार। और वाहिद मुल्क जिसके साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो सकता है, अफगानिस्तान, उनसे हम काम करने को नहीं तैयार। वैसे हम तुर्खम और चमन के बॉर्डर खोल रहे हैं ताकि यूएन कार्गोज जा सकें, लेकिन हमारा अजीब फ़लसफ़ा है। क्या फ़लसफ़ा है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, अवाम से झूठ बोलो, एक दूसरे से झूठ बोलो, झूठी तसल्ली दे के सो जाओ। 3 महीने बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बेल कन्फर्म हुई है। कितने महीने? 3 महीने बाद। उस जज की दलेरी को सलाम। एक बंदा जो अकीदा बयान कर रहा है किसी और का, और फिर दर्स दे रहा है अमन का कि ऐसे लोगों से भी निकाह जायज़ है जो ईसाई इस अकीदे में मानते हैं, उस पर मुकदमे हो रहे हैं। सोराब बरकत साहब को जर्नलिस्ट हैं, अपना काम करने के लिए एयरपोर्ट से एक खुफिया पर्चे में उठाया गया, हालांकि उनके पास रिटन ऑर्डर था कोर्ट का कि मैं जा सकता हूं। जब उनको पेश किया गया तो बताया गया इन पे यही वाहिद पर्चा है। जब अगली प्यास हुई तो पता चला कि एक और हिडन पर्चा उन पे हुआ हुआ है। हम जानवर हैं, सोराब बरकत जानवर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जानवर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, कोई उनके लिए ना निकलेगा ना एहतजाज करेगा। क्यों जी? डर लगता है। तो फिर मरो, डर के जियो, क्या हो सकता है? जब आपने गुलामी कबूल कर ली है तो ये ट्विटर पे पॉलिटिकल पोस्ट मत लाइक किया करो, ये टिकटॉक ट्रेंड्स मत बनाया करो सियासतदानों के। आप तो मर चुके हैं अंदर से। पिछले 1.5 महीने में 4 या 5 यूनिवर्सिटियों में मैं गया हूं। ज़ॉम्बी से बात करते हैं हम।
और कुल मिला के टोटल फ़ायदा हमें क्या हुआ है जनाब? हमारी पर्सनल PR बढ़ी है। और सर डिप्रेशन होती है जाके कि यार ये बच्चे हैं, ये सिर्फ एक चीज़ सोचते थे कि हम पैसे कितने कमा लें, इस मुल्क से जान बचाए कैसे भागें। दुख होता है देखने के लिए कि आपकी जो मोस्ट एजुकेटेड हर फील्ड में मोस्ट सोशली एक्टिव बच्चा यही सोच रहा है कि इस मुल्क से जान छोड़े कैसे भागें। ब्रेन गेन, वैसे आप हुकूमत ने मान लिया ये ब्रेन ड्रेन ही होता है। बाय द वे खामोशी से उन्हें स्टेटमेंट भी दे दिया जी बड़ी मिकदार में लोग जा रहे हैं, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, ये मसला हो गया। हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट जो आती है बैक्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट, वो पहिया ईजाद करती है। वो कहती है हमारे पास हल है। क्या हल है पता नहीं जी, कुछ समझ नहीं आता। वकीलों और पुलिस वालों का चौथे दिन का एहतजाज चल रहा है लाहौर शहर में कि पुलिस वालों ने नजायज़ कुछ वकला को मारा है। हमारे लॉ के दफा करने वाले और कानून को बहस करने वाले एट लॉगर हेड्स हैं, कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान में जान की कीमत रही कुछ नहीं है। CCD अपने नंबर्स पूरे करने के लिए बंदे भड़काती रहती है। और फिर मैंने वो देखा, एक चवल सा आदमी है यूट्यूब पे, उसका नाम मुझे याद था, एक्स गैंगस्टर रह चुका है, छोटे मोटा को बदमाश था, वो बैठ कर बहुत अच्छा हो रहा है, सबको मारना चाहिए, मैंने खुद इन्फॉर्मेशन दी है, अब देखना ड्रग्स का ट्रेड पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। क्यों झूठ बोलते हो यार? कब्रों में जाना है, रोज़े मैशर क्या जवाब दोगे? मैं कोई अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, आप लोगों से बुरा मुसलमान हूँगा, लेकिन इतना झूठ तो ना बोलो। यहाँ पे बड़े बड़े पॉडकास्टर यूट्यूबर बैठे होते हैं, वो तज्जिया कर रहे होते हैं कि उसका काम नहीं ठीक, उसका काम नहीं ठीक, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है, ख़ुद पैसे ले रहे हैं सरकार से, सरकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिर्फ तोहमत बांधो, बकवास करो, झूठ बोलो, ठीक है चल रहा है, हम भी कल से झूठ बोलेंगे, साथ साथ तय हो गया, कल से झूठ बोलना है, पैसे कमाओ। क्योंकि ना किसी को फ़र्क पड़ता है, ना कोई कुछ करने को तैयार था। ओ यार ये मुल्क है क्या है, हम इसके शहरी हैं कि नहीं हैं? आप माने स्मॉग ख़त्म हो गया, नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ना को कोर्ट में पिटिशन कर सकते हैं, हाँ बहस कर सकते हैं। बचपन से हम देखते हैं एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो गालबन शायद मॉल्टन या गर्डन से आते थे, लिबर्टी चौक पे खड़े होते थे अकेले, उन्होंने एक साइन पकड़ा होता था, क्या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है कि नहीं? यहाँ पे किसी बच्चे से पूछो कायदे आज़म कौन था, किसी पता नहीं, सानू नहीं पता जी, उनका विजन कहता है अब पता नहीं जी। या फिर कोई कहेगा जी वो बहुत सेकुलर थे, या कोई कहेगा जनाब वो तो वलीउल्लाह थे। कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। आप सिर्फ NFC अवार्ड का लतीफ़ा देख लें। इस वक्त NFC अवार्ड की मीटिंग हो रही है, हर मिनिस्टर का रिक्विजिट डिपार्टमेंट या मिनिस्टर खुद तैयारियां कर रहा है। इस्लामाबाद में क्या बात हो रही है? NFC अवार्ड को रिविजिट करना होगा। इस पे बिलावल भुट्टो साहब बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो तकरीरें करेगा? वो बंदा जिसने अपने नाना के बनाए हुए आइन को तबाह कर दिया, जिसने जुडिशल इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दी है, वो बताएगा हम NFC अवार्ड का दिफा करेंगे। आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ग़ुलाम हैं। जिस तरह आपने हुकूमत बनाई है, जिस तरह आपके वालिद साहब प्रेसिडेंसी इंजॉय कर रहे हैं, आपकी जुर्रत है आप कुछ कहें? इमरान खान साहब की असेंबली पूरी होती थी अगर फैज़ हमीद साहब करवाते थे, तो इमरान खान साहब क्या लेजिस्लेशन करेंगे जब DGI ने या मिलिट्री डिक्टेटर ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनकी असेंबलियाँ पूरी करवानी है? 26वीं यानी तरमीम क्लियर करवाने के लिए आपने बंदे अगवा किए थे। PDM 1 ने जब आना था पावर में और उन्होंने अदम एतमाद लॉन्च किया, आपने बंदे अगवा करवाए थे। तो ये क्या दगोसलापन है यार? आप क्यों पैसे ज़ाया करते हैं? एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है पॉलिटिक्स के आगे, जिसके अंदर इवेंट प्लानर, स्टेज डिज़ाइनर, गाने बनाने वाले, PR एजेंट, पॉडकास्टर सब अरबों रुपए कमा रहे हैं। और कमिटमेंट क्या है कि जब वो सरकारें बनाएंगे तो फिर वो उनको अरबों रुपए के फंड्स देंगे सारा काम करने के लिए। इसमें इस गंगा में सब ने हाथ धोए हैं, चाहे वो मोहित पीरज़ादा साहब हों, जितने आज के कल के सहाफ़ी थे। तो मेरा और आपकी जान का सौदा ये सब करते हैं और फिर ये वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर ये कहते हो कि जनाब कराची के मैन होल में बच्चा मार गया, और तुम खुद मार रहे हो उस इकोसिस्टम का पार्ट बन के। कोई शर्म है या नहीं है? अब पंजाब की एक रिपोर्ट आई है सितंबर की, इस रिपोर्ट समझें, आपको आइडिया हो किस लेवल का चूना हमें लग रहा होता है, हमारी जानों की क्या औकात हैसियत है। प्राइवेट अस्पतालों में 2235 पीडियाट्रिक बच्चों की कार्डियक सर्जरीज हुई हैं, जिसके लिए रियासत पंजाब, रियासत पाकिस्तान ने पैसे दिए हैं
109 करोड़, 1 अरब रुपया। जो टॉप परफॉर्मिंग प्राइवेट अस्पताल था वो शरीफ मेडिकल सिटी थी, जिसने 427 सर्जरियां की हैं, जिनको 22 करोड़ 78 लाख मिले हैं, और 11 ये प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें ये अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसी टाइम ड्यूरेशन में पब्लिक अस्पताल की टोटल पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरीज हुई हैं 4876, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा। उनकी हुई 2200, यहाँ हुई 4800। पता है कितने सरकार ने पैसे दिए हैं? 7 करोड़ 20 लाख। यानी कि सबसे ज़्यादा सर्जरियाँ हुई 1580 के करीब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और वहाँ पेमेंट हुई 1 करोड़ 8 लाख की। 6 पब्लिक अस्पतालों को ये पैसे मिले हैं। पब्लिक अस्पतालों ने 118% ज़्यादा सर्जरियाँ की हैं प्राइवेट की बनिस्बत। इससे आपने क्या सीखा है? इससे आपने ये सीखा है कि प्राइवेट अस्पताल वालों को फीस सर्जरी लगभग 5 लाख रुपया दिया गया है, और पब्लिक अस्पताल को दिया गया 15,000 रुपये। ये जो आप सुन रहे हैं ना कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं हेल्थ केयर को, हम स्कूलिंग को प्राइवेटाइज करेंगे, सस्ती होगी, ना तो ये सिर्फ ये सस्ती नहीं होगी, ये और महंगी होगी, और ये पूरा रिक्विजिट परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकती नंबर्स के अंदर। तो ना आपसे अस्पताल बनाए जाते हैं, ना आपसे मईशत चलाई जाती है, हमारी जानों की कीमतें आप ऐसे थ्रो अवे प्राइस पे दे रहे होते हैं। और जब प्रॉफिटिंग की बात होती है तो प्राइवेट अस्पताल जिनके आपके मरासम हो या आपका पॉलिटिकल गेन हो, धड़ाधड़ पैसे दे ही जाओ। और इस पर तनकीद करोगे तो पीका तो है ही, और अगर पीका से बच जाओगे तो फिर टाला तो है ही। ये वो बातें हैं जो करने वाली हैं, जो आज के बाद हम करेंगे नहीं, कि बोलते हुए थोड़ी सी मेरी काम पे टांग गई थी। हमारा मुल्क ग्रेट एक्सपोर्टर इकोनॉमी चलेगी जी। SIFC हमने बना ली है, 3 साल हो गए SIFC को माशाल्लाह, सुन रहे हैं बातें। तीसरा कंसेक्यूटिव महीना है कि सीमेंट का एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गया। सस्ता मुल्क है ना जी, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है जी, पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ता है, हम माल बना के दुनिया में भेजते हैं, नहीं लोग माल ले रहे। वैसे टोयोटा ने भी प्राइसेस स्लैश की हैं गाड़ियों की। क्यों? मुल्क में पैसा नहीं है। तो ना इकॉनमी चल रही है, ना फॉरेन पॉलिसी में हमको जीत रहे हैं, ना उम्मत के अंदर कत्ले आम हम रोक पा रहे हैं, ना हमारा कोई ग्रेट एजेंडा फुलफिल हो रहा है, ना हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, दहशतगर्द के वाक़यात बढ़ी जा रहे हैं, हमारे जवान और पुलिस वाले शहीद हो ही जा रहे हैं, ना ही हम लोगों को कन्विंस कर पाए हैं कि 2024 का इलेक्शन फेयर हुआ था। तो हम कर क्या रहे हैं? बिजनेस अमीर लोगों के लिए, वो और अमीर हो रहे हैं, वो और दौलतें कमा रहे हैं। और आज हमने आपके सामने बेनकाब की वो गंदी इकॉनमी जो इनके आगे पीछे होती है, इन इन्फ्लुएंसर्स की। मैं शर्म से मेरा सर झुक जाता है। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए जो अपने आप को एडवाइज़र कहलवा रहे होते हैं, जिनको नेशनल अवार्ड मिल रहे होते हैं। आपकी क्या हैसियत कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट करो? आपके घर वाले आपको मुंतखब ना करें रिप्रेजेंट करने के लिए, जो झूठी हदीसें गाड़ लेते हैं, कहानियां पेश कर देते हैं। क्यों? पैसों की खातिर। आ जाओ, सारों को प्रॉपर्टी डीलर बनाता हूँ, आ जाओ, वो काम सिखाता हूँ, उसमें कम झूठ बोलना पड़ता है। हमने प्रॉपर्टी के काम से अलविदा किया कि यार इस काम में हलाल और हराम बड़ा मुश्किल है, लालच बहुत ज़्यादा है, इंसान अपने आप को आजमाइश में ना डाले। मिसाल के तौर पर एक बंदे को शराब पीने की आदत है, तो वो शराब खाने जाके डेरा नहीं जमाता। तो हमने कहा यार पैसे ज़रूरत है इंसान की, लालच हर वक्त होता है, तो ऐवी ईमान डामाडोल ना है। लेकिन जो झूठ इधर हमने देख लिया है, प्रॉपर्टी डीलर जनती हैं, फरिश्ते हैं। आइंदा के बाद किसी ने प्रॉपर्टी डीलर को गालियाँ दी ना, CCD। असली झूठ तो हम यहाँ देख रहे हैं। और लोग बाय द वे ऑफ कैमरा भी उतना ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो झूठ वो बार बार बोल के सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि मैं झूठा नहीं हूँ। एक इंसान जिसको यकीन होगा वो झूठ बोल रहा है, वो रात को सो नहीं सकता। लेकिन जोसेफ गोबल्स ने कहा था कि इफ़ यू रिपीट अ लाई इनफ टाइम्स इट बिकम्स द ट्रूथ। देखिए, हम भी पढ़ी लिखी बातें कर लेते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं किताबें भी कोट कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग ये झूठ रिपीट करते हैं अपने लिए।
बुग़्ज़ इमरान खान, बुग़्ज़ नवाज शरीफ, बुग़्ज़ PPP, बुग़्ज़ फ़ौज, ये सब कहानी है। इसलिए गाइस आप हमें 3,000 रुपया दिया करें, क्योंकि आप सबसे तो कटवा ही रहे हैं, तो हमारे से भी कटवा लें। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करते हैं, इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।